हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाम का मगनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत झकास हूँ हमेशा की तरह। चलिए, स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। नाउ बिफोर वी बिगिन विद दिस चैप्टर, कुछ जानकारी आपको दे दूं कि ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, इसका एक तरीका होगा जैसे मैं कंप्लीट करूंगा। फटाफट से 1 मिनट में वो सुन लो, उसके बाद आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये चैप्टर ये वाले अटेम्प्ट के लिए और जो मैंने लेक्चर जो पहले रिकॉर्ड किया था वो वाला ऑलमोस्ट पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है। सिर्फ 2 पॉइंट नए हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये कन्फ्यूजन बाद में आता है, तो आई थॉट मैं इस कन्फ्यूजन को पहले ही क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, बस मात्र 1 सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ जी, अच्छा, पहली बात तो इस चैप्टर में जो हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस पे नोट्स पढ़ते हैं उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जहाँ पे मोटा मोटी अधिकतर चीज़ें पूरी की पूरी चीज़ें ऑलमोस्ट रिकैप्चुलेट सेक्शन में कवर हो गई है। कुछ सर्कुलर्स हैं जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट्स में हैं, लेकिन वो सर्कुलर भी ऑलरेडी हम दूसरे चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो एज सच इस चैप्टर को चाहो तो आप स्ट्रेट अवे ये पर्टिकुलर रिकैप सेक्शन से कर सकते हो। एक बार रीड कर लेना मॉड्यूल, बाकी आपका काम इसी रिकैप से चल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल इस चैप्टर के लिए, ये जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है, यहाँ तक तो एज इट इज़ है नई बुक में भी, तो उसके लिए मैं अभी ओल्ड लेक्चर ही प्ले करूँगा। जैसे ही ये 4th पॉइंट ख़त्म होता है, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, इसके बाद जो 5th पार्ट है, पुराने वाले में इट वाज रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, बट नए वाले में 5th पार्ट पे इसकी जगह पे आ गया ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग एंड उससे कनेक्टेड डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड, वो सब चीज़ें आ गई हैं। तो यानी कि जैसे ही अभी इसके जस्ट 30 सेकेंड बाद में आई विल प्ले दी ओल्ड लेक्चर फॉर सम टाइम फॉर 1st, 2nd, 3rd, 4th पॉइंट। इसके बाद 5th पॉइंट से मैं आपको दोबारा इस जो कपड़े में दिखूंगा, वापस से वीडियो में वापस कम बैक करूंगा, वो होगा फॉर ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग एंड क्विक रिस्पॉन्स जो है, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स है या डायनेमिक QR कोड है, उसको समझाने के बाद मोटा मोटी 15, 16, 20 मिनट बाद में दोबारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, विच वुड बी दिस 5th पॉइंट। तो जब दोबारा 5th पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे नई बुक में वो 6th पॉइंट है। तो जब सर हमको कहाँ से पढ़ना है, आपको तो नई वाली से ही पढ़ना है। तो यानी कि ये सब जो मार्किंग है, जब आप लेक्चर देख रहे हैं साइमल्टेनियसली अपने मॉड्यूल में या अपने नोट्स में मार्क कर देना, लेक्चर्स ले रहा हूँ उसके हिसाब से। पढ़ना आपको न्यू वाला ही है। जो मैं मैट अपलोड करूँगा ऐप पे, वो भी न्यू वाला ही अपलोड करूँगा। ठीक है, चाहिए तो ओल्ड वाला भी कर दूंगा, वरना मैं न्यू वाला ही करूँगा। दैट्स इट। विद दिस over to you, the old video for some time, coming back soon। चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। नाम के लिए इसको चैप्टर बोला गया है। एक्चुअली में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इन्वॉइसिंग कब की जाती है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है और डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, इन सब के क्या क्या ड्यूरेशंस होते हैं, किस हिसाब से इशू किया जाता है, इनके कंटेंट क्या होते हैं, बस इतनी सी ही बातें हैं। नाम के लिए चैप्टर है। कई लोग इसको कैटेगरी सी, जब वो डिवाइड करते हैं कैटेगरी सी में ले जाते हैं, बी में जाते हैं। भाई ये कोई कैटेगरी का पार्ट नहीं है, तो सिंपल सा लॉजिक है। एक बार भी समझ के रख लिया, आराम से याद रहता है, दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा हमारे रिकैप्चुलेट वाले मॉडल पे। ओके, हियर वी गो। Who can raise a tax invoice? देखो सिंपल सी कहानी है टैक्स इनवॉइस। अच्छा, टैक्स इनवॉइस म्हणजे काय? पहला क्वेश्चन तो ये ना, टैक्स इनवॉइस म्हणजे काय? देखो आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, समझो कल को आपने अपना एक सेलफोन बेचा, अपने किसी दोस्त को अपना एक सेलफोन बेचा, क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो? आंसर इज नो। आंसर इज अ बिग नो। कौन इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? जब आप बिल में एक अमाउंट जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके साथ साथ में आप टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, ताकि गवर्नमेंट को दे सको। तो देखो किस किस को टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना।
आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करोगे, गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे कैसे? कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज या फिर रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अब ये वाला कौन सा वाला था, ये वाला आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट था। जब आरसीएम के अंदर हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, जहाँ पे जिस कैटेगरी में हमको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरने बोला है, वहाँ पे हम खुद ही इन्वॉइस इशू करते हैं, वहाँ से इन्वॉइस इशू नहीं किया जाता है। तो ये उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली मेरा मेन कंसर्न फिलहाल ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन तो होना ही चाहिए ना भाई। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अगर किसी को याद है, कोई स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा है, तो एक चैप्टर था टाइम ऑफ सप्लाई, वहाँ पे एक सेक्शन था, सेक्शन 31 इफ़ आई रिमेंबर, सेक्शन 31 था। 31 में हमने ये वाली बातें डिटेल में कवर करी हुई है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, सर्विस के केस में क्या होता है, अगर वो रिवर्स चार्ज वाला है तो क्या होता है। हमने वहाँ टाइम लिमिट डिस्कस किया था कि जो टैक्स इनवॉइस है वो कितने टाइम में इशू कर देना है। अब मैं बहुत ग्लिम्स और बहुत फास्ट जा रहा हूँ इस एक पॉइंट के लिए, बिकॉज हम कवर कर चुके हैं। तो क्या था, अगर गुड्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर गुड्स में मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मूवमेंट करके डिलीवरी करना पड़ेगा, तो जब माल निकाल रहे हो उसी टाइम पे इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, भाई मैं दुकान पे आया, मैं तुरंत वहीं पे उसको माल दे रहा हूँ, तो मूवमेंट करना ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो जिस टाइम डिलीवरी दे रहा हूँ उसी टाइम बिल बनाना पड़ेगा, टैक्स इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। अगर मैं सेल या रिटर्न वाली सप्लाई कर रहा हूँ, वो याद है रख ले, जमा तो रख ले वरना वापस दे देना, तो उसमें क्या है, हम लोग देते हैं 6 महीने वाला टाइम या तो जब माल निकाल रहे हो तब, या फिर 6 महीना, विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस है तो विद इन 30 डेज, जब आपने सर्विस दे दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस बैंकिंग के अंदर आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, ये वाली सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिसको डिटेल में सीखना है, रेफर टू माय वीडियो टाइम ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हमने कंप्लीट चीज़ें कवर की है डिटेल में, वो बहुत छोटे से लेक्चर के अंदर और ब्यूटीफुल चार्ट के साथ में। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, यहाँ पे भी हमने सीखा था, जो कंटिन्यूस सप्लाई होता है, जो ईच सक्सेसिव स्टेट में जो पीरियडिकली इशू करते हैं, उस पर्टिकुलर पेमेंट जो इशू करते हैं उसी टाइम पे हम इशू करते हैं, टैक्स इन्वॉइस इशू कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे भी सेम वही कहानी जो हमने वहाँ सीखी थी, इसलिए मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहिए तो लिंक भी नीचे दे दूँगा ताकि आप उस वीडियो को रेफ़र कर लें कि सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए, बस बाकी सारे पॉइंट इस चैप्टर के एक्सक्लूसिव पॉइंट है जो किसी पॉइंट में कवर नहीं है पहले। ओके, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब पता है, जब नया नया जीएसटी आया था तो मेरे क्लाइंट्स लोग मुझसे बहुत पूछते थे कि निखिल भाई, गुजराती का निखिल भाई बोलते थे, कुछ लोग निखिल जी बोलते थे, कुछ अपने ही एज वाले तो निखिल बोलते थे। सभी लोग का कॉमन क्वेश्चन था कि बॉस प्लीज़ हमको एक्सप्लेन करो, ये जीएसटी में सुना है कि बहुत अड़ंगे बड़ंगे आ गए हैं, बहुत सुपरमैन बैटमैन चाहिए इन्वॉइस बनाने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तरह तरह से लोग अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए पब्लिक को उल्लू बना रहे थे कि इन्वॉइस ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट लो, वो फॉर्मेट लो। डिपार्टमेंट ने खाली इतना बोला है, क्या बोला डिपार्टमेंट ने, हमको ये कंटेंट मिलना चाहिए टैक्स इन्वॉइस के अंदर। आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, वर्ड में बना रहे हो, एक्सेल में बना रहे हो, हमको तब बुरा फ़र्क पड़ता है। हमको ये चीज़ें बिल में मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जो माल सप्लाई कर रहा है, क्या ना, इसे मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, सेलर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। जो माल आप बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कितना आप टैक्स चार्ज कर रहे हो उस बिल में वो उस पर लिखा होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट एंड डेट ऑफ इशू, भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल नंबर 2 फिर सीधा बिल नंबर 8 फिर बिल नंबर 6, ऐसा नहीं। सीरियल वाइज नंबर होना चाहिए, डेट के साथ होना चाहिए। जीएसटी ऑफ रेसिपेंट इफ रजिस्टर्ड, यानी कहना से परचेजर अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर लिख दो। कितना माल दे रहे हैं, क्वांटिटी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखा हुआ होना चाहिए, एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, डिलीवरी कहाँ दे रहे हैं उसका। कई बार ऐसा होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कोई और बन रहा है लेकिन डिलीवरी कहीं और देना है, याद है, बिल टू शिप टू मॉडल, तो दोनों डिटेल्स वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, नेम एड्रेस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी तो नहीं होगा, बट एड्रेस तो होगा, वो होना चाहिए। अगर कोई टैक्स पेबल और रिवर्स चार्ज है तो वो भी इनवॉइस में अपने को लिखना चाहिए। जब हम खुद से ही बना रहे हैं तो लिख देंगे, वो सिंपल सी कहानी, रेसिपिएंट हम लोग खुद हैं।
HSN कोड क्या था, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, हार्मोनाइज्ड फ्यूचर नोमेनक्लेचर, तो ये HSN कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए ना, वो अपने सीखा हुआ होगा पूरा कि टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो इतना डिजिट का चाहिए, उससे ज़्यादा इतने डिजिट का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। इन शॉर्ट HSN नंबर लिखा होना चाहिए। टैक्स रेट लिखी होने चाहिए कि CGST कितना है, GST कितना है, या IGST कितना है, व्हाट सो एवर इज़ एप्लीकेबल। और सिंपल सी कहानी है, जो बिल बना रहा है उसका साइन तो होना चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें हैं, मैंने पहले ही कहा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब ये देखो, ये बच्चों वाली बातें हैं कि इनवॉइस किस तरह से इशू करेंगे। जब आप सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं तो आप 3 कॉपी बनाएंगे इनवॉइस की, 3 कॉपी। पहला किसके लिए होगा, आपके परचेजर के लिए। दूसरा किसके होगा, डुप्लीकेट कॉपी दूसरा वाला किसके लिए होगा, जिस ट्रांसपोर्टर के थोड़ा माल भेजोगे उस ट्रांसपोर्टर के लिए। तीसरा कॉपी होगा खुद अपने लिए, खुद के लिए ओन, ताकि अपनी बिल्डिंग प्रॉपर बनी हुई रहे। अब सर्विस में आप किस ट्रांसपोर्टर को सर्विस करने के लिए दोगे, तो खुद जाके सर्विस करोगे, 2 ही कॉपी बोल दिया कि ओरिजिनल रिसिपेंट के लिए और डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। सीरियल नंबर तो इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ और क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR1। GSTR1 में आपको आपने जितना भी सप्लाई किया है ईदर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज, आपको इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल डालनी पड़ती है। हाँ जी, सो फाइनली आपने वो फर्स्ट 4 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सो अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट में। ये वाले नए आपके नोट्स, ये हम सीधा चलते हैं आपके रीपैक्स अब सेक्शन में। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वहाँ से। पॉइंट नंबर 5 अब चेंज हो जाएगा नए मॉड्यूल के हिसाब से, तो यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट का की फ़र्क पैदा है, आपको तो टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक आपको सारे कवरेज यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, कमिंग टू ई इनवॉइस, ध्यान से देखो क्योंकि ये नवा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर में ना मैंने जितने आपके अमेंडमेंट भी है, इधर May 20 के स्टडी मैट, May 22 के स्टैट अपडेट या नवंबर 22 के स्टैट अपडेट, मैंने दोनों भी चीज़ें इसी में कवर कर दी, यानी कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बाइट नहीं आएगा अमेंडमेंट का, सब इसी में कवरेज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, देखो ध्यान से। ई इनवॉइसिंग, a class of persons mandatorily required to issue e-invoice, they hereinafter referred to as notified persons. Now, immediately आपको notified persons को याद कर लेना है, क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज होगा एंड शायद आप सोचेंगे notified person मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं। तो याद रहे क्या बात कर रहा है। कुछ क्लास ऑफ पर्सन है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट क्या कहता है कि इन लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। सर तुरंत क्वेश्चन आता है, ई इनवॉइसिंग क्या, सब पार्ट धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के साथ हमेशा की तरह ऑपरेशन करते करते पढ़ेंगे, रिलैक्स। ओके, सो पहली बात करते हैं, सर कौन है जिनको मैंडेटरीली ई इनवॉइस मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनवॉइस मेंटेन करना है। तो सारे के सारे ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स प्लस जिसका एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन, बेस्ड ऑन पैन का मतलब याद आ रहा है, मतलब एक स्टेट की नहीं, पूरे के पूरे कंट्री की बात हो रही है, ऑल इंडिया एक पैन पे जितना हो रहा है सबकी बात हो रही है। तो विद एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़, ये 50 करोड़ था पहले तक, 50 करोड़ था। नवंबर 22 का जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद ये हो गया है 20 करोड़। तो यानी अब हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको तो 20 करोड़ पढ़ना है। तो कोई भी सारे के सारे बिजनेसमैन, बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड हो, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेसिस, सिंगल पैन बेसिस पे ग्रेटर देन 20 करोड़ हो, प्लस कब हो ये, इन एनी, ये मज़ेदार बात है, देखो ये थोड़ा अतरंगी सेक्शन है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। 17-18 मंथ जब से GST जीवन में आया था, याद है 1 जुलाई 2017 को GST जीवन में आया था। तो जब से GST जीवन में आया था तब से लेके अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, पूरा टोटल नहीं करना है सारा का सारा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस करता है तो फिर आप पे
रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि आपको ई इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा। यानी कि क्या आपका सादा इनवॉइस जो आप अभी तक कर रहे हो उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा सर, ई इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये 20 करोड़ भी अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट, अरे क्यों नहीं रहा है ये वाला भी एक रीसेंट अमेंडमेंट आया है। रीसेंट अमेंडमेंट मतलब मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग टू डू विथ योर नवंबर 22 का अटेम्प्ट। यानी कि जो इसको देखने वाला है मे बी मई 23 के लिए, तब तक अगर ICAI नोटिफाई करता है तो उनको काम है, वरना उनको भी काम नहीं आएगा। क्या अमेंडमेंट आया? इस 20 करोड़ को भी नाउ 10 करोड़ कर दिया है। नाउ आई अगेन रिपीट, ये नाउ अभी के लिए है, अभी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट जस्ट अभी 2 दिन पहले आया है, तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। 20 करोड़ आप पे एप्लीकेबल है, तो यानी कि सर एग्जाम के लिए क्या याद करना है आपको? एग्जाम के लिए आपको 20 करोड़ याद करना है, ठीक है। मई 23 वाले हैं, उनके लिए 10 करोड़ नोटिफाई कर दीजिएगा इंस्टीट्यूट अपने आप, तो अपने आप उनको 10 करोड़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब है ना कुछ टर्म्स है जो आपको ई इनवॉइसिंग में समझने होंगे। सर कौन से टर्म्स है? देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली बात, ई इनवॉइस स्कीमा, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फॉर्म GST INV1। अरे इसको क्या हो रहा है आज, ये हैंग क्यों हो रहा है? अरे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये क्या है? इसकी खासियत क्या है ई इनवॉइस की? देखो सिंपल सी कहानी सुनो, बाद में पढ़ते हैं। सिंपल सी कहानी सुनो, कैसा है आपको खुद को पता है कि बहुत सारे जोजाल होते हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे लोग इनवॉइसिंग का खेल खेलते हैं। इनवॉइसिंग में ITC खेल लेते हैं और डिपार्टमेंट को डिफरेंट वे से उल्लू बनाने का ट्राई करते हैं। तो डिपार्टमेंट ने सोचा कि जो वड्डे लोग हैं, वड्डे लोग को पहले डिफाइन किया 50 करोड़ पे, फिर आया 20 करोड़ पे। बोले ये जो वड्डे लोग हैं, इनका अच्छा टर्नओवर है, ये लोग अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अच्छे कंसल्टेंट्स को, प्रैक्टिशनर्स को हायर कर सकते हैं। तो ये लोग ये सब कंप्लायंस भी फॉलो कर सकते हैं, तो इन पर लाद दिया। और उनको डर भी है कि शायद ये बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो शायद झोल भी कर सकते हैं, तो इन पर क्या लाद दिया? एक एक्स्ट्रा लाद, वो क्या बोलते हैं, लोड ला दिया। लोड पे क्या बोल दिया कि भाई साहब आपका अगर ये टर्नओवर ऐसे क्रॉस होता है तो हम आपको कहेंगे नोटिफाइड पर्सन आज से, और आप हो नोटिफाइड पर्सन तो आप बनाओगे ई इनवॉइस। अब ई इनवॉइस में होता है मालूम है? ऐसे नॉर्मली सुन लो मुझसे पहले, बाद में पढ़ लेते हैं इसको। आप जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से या टैली से या जिससे भी आप आज तक बिल बना रहे थे, आप अपना बिल तो वैसे ही बनाओगे जिस पे लिखा होगा इनवॉइस नंबर, फॉलोड बाय दैट GST का एक प्रॉपर इनवॉइस वाला पोर्टल आपको मिलेगा। उस पोर्टल के ऊपर उनका ऑलरेडी एक स्कीमा है। जैसे जिसने कभी ITR भरा होगा पहले के ज़माने में एक्सेल के स्कीमा से, यूटिलिटी से, तो स्कीमा कैसे होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो स्कीमा है। वो स्कीमा में आपको डिटेल डालनी है आपकी इनवॉइस की, और वो स्कीमा को अपलोड करना है उस इनवॉइस वाली नई फ्रेश वेबसाइट पे। जैसे ही आप उस पर अपलोड करेंगे, वहाँ से जनरेट होगा ई इनवॉइस नंबर आपका, और वहाँ से ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। वो ई इनवॉइस आपका अपने आप में इनवॉइस बन गया, जहाँ पे ऑटोमेटिकली अब वो लिंक हो जाएगा आपके खुद के सेल्स के रिटर्न यानी कि GSTR1 से, और किसी और का परचेज होगा तो उसके 2A 2B से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और जब अगर आपको इसी बिल का बनाना है ई-वे बिल, तो वहाँ पे भी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, वहाँ पे चीज़ें ऑटो फिल्ड हो जाएगी ई-वे बिल के पोर्टल के ऊपर। अब ये सारी कहानी उसी को समझ में आई है जिसने जीवन में 1 ना 2 ना 3 बार, एक बार कम से कम कोई GST के रिटर्न्स वगैरह फाइल किए होंगे उनको। बाकी लोग के समझ लो एक सिंपल सी प्रोसेस है जो इस तरह से काम करती है। ये पूरी प्रोसेस दोबारा अभी बुक में आएगी तब दोबारा बताऊंगा, लेकिन एक बार इनको देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सिर्फ सुन के मज़ा नहीं आएगा। तो जिसका कोई क्लाइंट नहीं भी है, किसी दोस्त क्या किसी के कोई अपना सर्वर होगा, उनके CFA में जाओ, कोई एक डिटेल इस तरह का बना हुआ देख लो, आपको जीवन का मज़ा आ जाएगा। मैं चाहता तो मैं खुद ये सब दिखा देता पोर्टल में जाके, मगर कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, क्लाइंट का डेटा वहाँ पे लीक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, ओके। तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ई स्कीमा का, जिसके अंदर क्या होगा, उस स्कीमा का नाम क्या है, उस फॉर्म का नाम क्या है, GST INV1, जिसमें मैंडेटरी फील्ड्स होंगी जो स्पेसिफाई करेगा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू IRP। अब IRP क्या है? दिस इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये बताऊंगा आगे, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको करना है। एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस अक्रॉस द कंट्री, सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। IRP क्या है सर? IRP इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो इन्वॉइसेस हैं उनको अपलोड करते हो या फिर रिपोर्टिंग करते हो, व्हाट्सएवर द केस में भी। कौन करता है ये?
नोटिफाइड पर्सन कौन है? वही जिनका टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये वर्ड बार बार यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया उसका मतलब क्या है। अच्छा, इससे जनरेट क्या होगा? देखो यहाँ से इससे जनरेट क्या होगा? इससे जनरेट होगा IRN। ये क्या है? IRN क्या है? IRN इज अ यूनिक रेफरेंस नंबर जो जनरेट किया जाएगा, चाहे तो जनरेशन बोलो या बोलो कि जैसे अपना इनवॉइस बिल वहाँ पे अपलोड करोगे उस स्कीमा के अंदर, आपको वहाँ से फेंकेगा नया, विच विल बी IRP। ठीक है, विच इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर अलग है उससे जो आप इनवॉइसिंग बनाते हो। पता है आपका जब इनवॉइस बनाते हो तो आप लिखते हो INV1 या लिखते हो बिल 01, इनवॉइस 01, जो भी आप यहाँ लिखो, लेकिन जो यहाँ से आएगा यूनिक स्टैंडर्ड नंबर आएगा जो वहीं से बन के आएगा। और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस, ये नंबर नहीं आया मतलब गड़बड़ है कुछ, आपको डेटा दोबारा चेक करना है। GST इनवॉइस, अब अगर आप पे ये एप्लीकेबल है इनवॉइसिंग, तो ये GST का जो आपका इनवॉइस है जो आपने बनाया होगा अपने सॉफ्टवेयर से, वो तभी वैलिड होगा जब उसके पास में उस इनवॉइस के साथ में आपके पास IRN भी होना चाहिए, विच इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब सर ई इनवॉइसिंग के फ़ायदे क्या है? ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रिक इनवॉइसिंग, फ़ायदे क्या? सिंपल से कहानी, ये बच्चों जैसा बहाने, बच्चों जैसे फ़ायदे हैं। पता है आपने जो वो 12th में OC पढ़ा होगा, वी यूज्ड टू फॉलो माइकल वाज अ लॉट, वी यूज्ड टू लव माइकल वाज अ लॉट, उस तरह की बातें, सिंपल बातें। सबसे पहली बात, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू GST रिटर्न, अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा डिटेल? GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा, पॉपुलेट हो जाएगा, अपना वहाँ से क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। यही आपको हेल्प करेगा ई-वे बिल को ऑटो जनरेशन करने में। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, कैसा होता है कि आप मल्टीपल लेवल पे काम करते हो तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे सब कुछ ई फॉर्मेट में होगा तो सरकार सोच के चल रही है कि दिक्कतें नहीं होगी और एरर्स कम से कम होंगी। अर्ली पेमेंट, अब सरकार को लगता है कि ऐसा ई इनवॉइसिंग करने से जल्दी पेमेंट आपको आ जाएगा, बट एक्चुअली में सरकार को तुम्हारी परवाह नहीं है, सरकार को परवाह है उनके टैक्स के पेमेंट की। तो इस स्टेप से जब ये सब फास्ट होगा, जोल जाल कम हो जाएंगे, उनको टैक्स पेमेंट फास्ट आएगा। ठीक है, ये लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कैसे कम होगा? अब हो सकता है कि पहले 2-3 मैनुअली ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, अब सरकार सोच रही है कि सब आप ऑनलाइन करोगे तो आपका लेबर बचेगा, वक्त बचेगा, कॉस्ट बचेगा। और जो कॉस्ट बेसिकली बचेगा वो बहुत बेसिक कॉस्ट होगा, जो शायद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट बचेगा, ये सब चीज़ें बचेगी, शायद आपका भेजने का कॉस्ट बचेगा, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बचेगी। नेक्स्ट, अब इसी से आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये सरकार का मेन मुद्दा है, इससे सरकार को देख रही है कि अब टैक्स का इवेजन कम हो जाएगा, टैक्स के चोर कम हो जाएंगे, टैक्स खोरी कम हो जाएगी, सब ईमानदार बन जाएंगे, ऐसा सरकार को लगता है। उससे कनेक्टेड पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइस। अब फेक इनवॉइस बनाओगे कैसे? बिकॉज आपका इनवॉइस वैलिड कब होगा? जब ये टर्नओवर जब आ गया तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। वैलिड कब होगा? जब आपके पास IRP बनेगा। तो बॉस इस केस में फेक इनवॉइस का काम बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सिचुएशंस इन विच ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। अभी आपको ध्यान से देखना है कि ई इनवॉइसिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और बहुत लॉजिकल है, ध्यान से देखो वन बाय वन। सबसे पहली पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय अ नोटिफाइड पर्सन, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? B2B की बात हो रही है। सर B2C की बात हो रही है? नहीं हो रही है, B2B की बात हो रही है। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन को जब नोटिफाइड पर्सन कौन है? वही 20 CR क्रॉस करने वाला बंदा। नोटिफाइड पर्सन जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देगा या तो गुड्स या तो सर्विसेज, तो उस पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। यही नोटिफाइड पर्सन को एक्सपोर्ट कर रहा है, नोटिफाइड पर्सन कर रहा है ना एक्सपोर्ट, मतलब बेच रहा है, इस पर फिर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई B2C है, उस पर B2C कौन कर रहा है? नोटिफाइड पर्सन कर रहा है, मतलब ये नोटिफाइड पर्सन किसी फाइनल कस्टमर को बिल बेच रहा है, वो सामान बेच रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले के पास तो GST नंबर ही नहीं है, तो आप डिटेल्स कैसे भरोगे GST नंबर की? तो बोला इस पर एप्लीकेबल नहीं है। इनवॉइसेस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अरे ये बंदा बेचारा खाली जो सर्विसेज लेता है कॉमनली वो लोगों को बांटता है, ये तो नॉर्मल अपना ISD इनवॉइस इशू करता है, कौन सा कुछ माल बेचता है सच में, तो इस पर कहाँ ये सब ला देंगे ये सब दुनिया भर का? तो क्या बोला, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। देन सप्लाईज मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3). सेक्शन 9(3) के अंदर जो हमने लिस्ट पढ़ी थी रिवर्स चार्ज की, अगर उस रिवर्स चार्ज के अंदर मतलब नोटिफाइड पर्सन को ऐसा सप्लाई करना है जहाँ पे उसको टैक्स भरना ही नहीं आता है, टैक्स को सामने वाले को भरना आएगा। अरे जब मेरे उस सेल पे टैक्स मुझे भरना ही नहीं आएगा तो फिर क्या करूँ? बोला एप्लीकेबल कर दो।
तेरे को भरने नहीं आएगा क्या करें, लेकिन सामने नहीं भरा तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको, ऐसा पकड़ेंगे क्रॉस रेफरेंस कर करके, समझा। नेक्स्ट, वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड, देखो ऊपर वाला हमने सप्लाई किया था, अब हम रिसीव कर रहे हैं, अब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव कर रहे हैं। सेक्शन 9(4) याद आ रहा है, चार्ज ऑफ जीएसटी का। सेक्शन 9(4) में हम जब यूआरडी परचेजेस करते थे वहाँ पे रिवर्स चार्ज हम खुद अपने जेब से भरते थे, या फिर हम जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो इन दोनों भी केसेस में क्या बोला, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे आप सेल नहीं कर रहे, मोटा मोटी आप यहाँ पे परचेज कर रहे हो, तो ठीक है माफ़ किया तुमको, जाओ जीरो अपनी ज़िंदगी। गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे माफ़ कर दिया, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज आप ये बेच थोड़ी रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है लिस्ट, ये इसमें से कुछ भी किसी एमसीक्यू में आ जाएगा तो मेरे को बताना नहीं कि मैंने बताया नहीं, बाद में ना कहना मैंने बताया नहीं। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ई इन्वॉइसिंग आएगा, देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग इन्वॉइसेस कॉपीज इन ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट। जहाँ पे हम पहले बात करते थे डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट इशू करना पड़ेगा, ट्रिप्लिकेट कब जब बीच में ट्रांसपोर्ट वाला आ गया तो उसका कॉपी अलग, उसका अभी सब जरूरत ही नहीं है। तो इन्वॉइसिंग आ गया तो यू नीड नॉट इशू इन्वॉइसेस कॉपीज इन ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट, बिकॉज इन्वॉइसिंग हो गया, सबका जीएसटी नंबर उसके डाल के ऑटो लिंक हो जाएगा, अपने आप चीज़ें लिंक हो जाएगी, ना आपको ज़रूरत ही नहीं है बार बार प्रिंट मारने का, कॉस्ट बचेगा ना इससे। ओके, एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इन्वॉइसिंग। अब ये कुछ लोग हैं इनको जीएसटी से माफ़ी, ई इन्वॉइसिंग से माफ़ी मिल गई है। पहले कौन, SEZ यूनिट्स, इनको बोला माफ़ किया, तुमको माफ़ किया। सर क्यों माफ़ किया, अरे ये लोग को सरकार मोटिवेट करना चाहती है कि तुम जाओ SEZ में, अगर इनको मालूम पड़े ना कि टर्नओवर करने बढ़ जाएगा हमारा, सरकार इससे मांगेंगे हमसे, तो ये लोग फिर बेचारे हो जाएंगे डीमोटिवेट टू वर्क, तो बोल दिया नहीं तुम पे एप्लीकेबल नहीं। और कोई इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर एनसी है, इन सबको भी बोला छूट है, तुमको नहीं। अरे ये लोग कितना सारा लोन बांटते, कितना सारा सप्लाई और सर्विसेज करते हैं, अगर इन पे ला दिया तो बेचारे पागल हो जाएंगे, अब तक काम कब करेंगे, बोला तुमको भी नहीं। कोई ऐसा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जीटीए, याद रखना ये जीटीए कौन है, जो सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हाँ ऑफ गुड्स बाय रोड, और ये किसके थ्रू, गुड्स गैरेज के थ्रू। किसी और तरीके से जा रहा है तो ये नहीं बचेगा, लेकिन रोड के थ्रू जा रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गुड्स गैरेज से कर रहा है तो बच जाएगा। सप्लायर, अब आया पैसेंजर का सप्लायर। जो सप्लायर है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, इंसान को उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा है, मतलब उनका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब उनको सर्विस दे रहा है यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने की। तो बोला तुम पे भी माफ़, तुमको ऐसा बोलिए क्यों, अरे तुम सोचो ना यार, तुम्हारा BST का बस, वो तो कितना सारा बिल फाड़ते होंगे, चलो गवर्नमेंट हो गया, चलो प्राइवेट के ले लेते हैं, प्राइवेट बस इतने सारे बिल फाड़ते हैं, अब तुम हर एक बंदा जो टिकट ले रहा है तुम हर बंदे को कैसे दोगे ई इनवॉइस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अधिकतर चीज़ें क्या होती है, B2C होती है, B2C पे वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है ये प्रोविजन, तो वैसे ही बच जाता है बंदा, इसके लिए यहाँ पे इनको चुपचाप बाहर कर दिया। नेक्स्ट, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, जो ऐसे सर्विसेज दे रहा है, यानी कि टिकट जो सेल होती है यहाँ पे इन चीज़ों की, तो वहाँ पे भी उनको बोल दिया कि तुम कहाँ पे इन्वॉइसिंग करोगे, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक क्या है, अल्टीमेट कंज्यूमर वहाँ पे जो आता है वो कौन है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो नहीं B2B होगा, B2C होगा वो तो नॉर्मली, वो तुमको माफ़ कर दिया सब चीज़ों से, स्मॉल टिकट साइज है तो माफ़ कर दिया, सिंपल। फिर May 22 में इसमें एक अमेंडमेंट और आया शीट के अंदर, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जिसके अंदर क्या आया कि इसी लिस्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि इन लोगों के ऊपर भी माफ़ी कर दिया कि अगर आपका टर्नओवर कितना भी होता है आपको इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल वर्क फ्लो ऑफ ई इनवॉइस। अब देखो ई इनवॉइस काम कैसे करता है, एक तरीका क्या है जो मैंने ऊपर बताया था शॉर्ट में, दोबारा यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। पहली बात, टैक्स पेयर्स यानी कि सप्लायर्स क्रिएट GST इनवॉइस, बिल बनाते हैं अपने खुद के अकाउंटिंग, बिलिंग या ERP सॉफ्टवेयर में एज पर ई इनवॉइस स्कीमा। अब ई इनवॉइस स्कीमा एक ऑटोमेटेड एक फॉर्मेट है जो डिपार्टमेंट ने बता रखा है, उस फॉर्म के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, फॉर्म GST IND 01 के अंदर।
फिर जैसे ही वो इन्वॉइस बनता है, डिटेल डालते हैं और वहाँ पे टैक्स पेयर क्या करता है, सप्लायर क्या करता है, अपलोड कर देता है उसको, उसी ई इन्वॉइस स्कीमा को अपलोड कर देता है किस पे, IRP पे। ये IRP अब क्या करता है, ये जनरेट करता है, IRN जनरेट करता है। ये सब ऊपर टर्म सिखा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। ये IRP जो वेबसाइट है वो IRN जनरेट करेगा। जैसे ही वो जनरेट करेगा, अब IRP डिजिटली साइन करेगा इनवॉइस के ऊपर, और QR कोड भी उस पर ऐड कर देगा। उस डिटेल के बेसिस पे QR कोड बना देगा जिसपे वो सब डिटेल होगी जो ऊपर अपने समझिए, डिटेल सब इसमें होगी, वही जो होती है नाम, सप्लायर के नाम, कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर क्या हो गया, फाइनली सब रेडी होने के बाद में सिस्टम यानी कि वो IRP ऑटोमेटिकली आपको बदले में क्या देगा, एक ई इन्वॉइस दे देगा बदले में। वो ई इन्वॉइस सप्लायर शेयर करेगा, वो ई इन्वॉइस विथ रिसीवर, जो भी रिसीवर होगा, वो GTA भी हो सकता है जो सामान लेके जा रहा है, और जो अल्टीमेट रिसिपिएंट है वो भी हो सकता है। उन लोगों को ई इन्वॉइस शेयर कर देगा, और साथ में ऑफकोर्स QR कोड तो होगा वो भी शेयर कर देगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। जनरेशन ऑफ EVA बिल और पॉपुलेटिंग रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ GST रिटर्न थ्रू ई इन्वॉइसिंग डेटा। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रेपिटेशन है। जैसे ही आपने ये काम किया IRN बनाने का, तो IRP जो आपका ई इन्वॉइस का डेटा है ना, वो आपको तो IRN दे ही देगा, साथ साथ में वही डेटा वो GSTN के पोर्टल पे भी वो डेटा भेज देगा, GST सिस्टम के ऊपर। तो जब आप अपना GSTR1 भरेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला डेटा वहाँ से आ रहा है। और सिंपल सी कहानी, जो रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट रिसीवर होगा उसका जो 2A है वहाँ पे दिख जाएगा, 2A हो। अब ये 2A भी हो सकता है, और आपको पता है अब तो 2B भी आ गया, तो 2B भी हो सकता है, दोनों लिख देगा स्लैश करके, ठीक है। सेम, अब आपने सामान बेच रहे हो तो आपको बनाओगे EVA बिल भी, फिर वहाँ पे भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये IRP क्या करेगा, EVA बिल वालों को भी डिटेल भेज देगा। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर ID, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा, जो भी इन्वॉइस में आपने दिया होगा वो सब भेज देगा, ताकि EVA बिल जनरेशन में बार बार डेटा आपको ना डालना पड़े, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हुआ सारी कहानी कि किस तरह से सरकार चाहती है कि कोई झोल झाल ना हो, लेकिन कभी कभी जेन्युइनली भी तो इन्वॉइस कैंसिल करने पड़ते हैं। उसमें क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इन्वॉइस, ये सेलर को अलाउड है कि वो कैंसिल कर सकता है, लेकिन पहले अगेन उसी वेबसाइट जो अपना IRN जो जनरेट हुआ होगा पहले उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसी IRP उसी वेबसाइट पे विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ये स्पेसिफाइड टाइम मुझे तो कहीं दिखा नहीं, यहाँ पे आसपास कहीं आपको दिखेगा आप देख लियो। मेरे हिसाब से फिलहाल स्पेसिफाइड टाइम ही रहेगा, स्पेसिफाइड टाइम को बाद में जब डिफाइन करेंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल स्पेसिफाइड टाइम ही आपको याद रखना है। इन केस आपको दिखे और मुझसे मिस हो गया हो तो आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा, मैं भी अपडेट कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई नो इज स्पेसिफाइड टाइम तक, रीजनेबल टाइम जो भी होता होगा बिल कैंसिल करने का, उस टाइम पे कैंसिल हो जाना चाहिए। इट कैन नॉट बी लाइक मैंने दो साल बाद बोल दिया मैं वो बिल कैंसिल कर रहा हूँ सर, क्या बोलेगी पागल है क्या, चूना लगा रहा है हम लोग को, चलेगा नहीं, चल में ना आए। अच्छा सर, कभी कभी जेन्युइन वजहों के वजह से आपको जो आपने इन्वॉइस बनाया है उसका अमेंडमेंट भी करना पड़ता है, वो तो आज भी करना पड़ता है, बाद में भी करना पड़ेगा। अमेंडमेंट ऑफ ई इन्वॉइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन IRP, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, बट कैसे करना होगा, ये अमेंडमेंट आपको GST पोर्टल के माध्यम से करना होगा, ये IRP से नहीं हो पाएगा। यानी कि IRP से क्या हो सकता है, उस वेबसाइट से क्या हो सकता है जो इन्वॉइस बनाने में हेल्प करता है आपको, उससे या तो बिल बन सकता है या फिर बिल कैंसिल हो सकता है। जब बिल कैंसिल होगा तो लिमिटेड टाइम, रिजनेबल टाइम, स्पेसिफिक टाइम में कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको GST पोर्टल पर करना पड़ेगा, IRP से अमेंडमेंट होगा नहीं। तो ये था आपका ये पूरा का पूरा ई इन्वॉइसिंग का सेक्शन, ठीक है। ये हमने ई इन्वॉइसिंग यहाँ पे कवर किया। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चले उसके पहले मुझे एक टॉपिक और सिखाना है आपको। वो टॉपिक सिखाने के बाद में मैं वापस आपको मेरे ओल्ड वीडियो में छोड़ दूंगा, जहाँ पे ये रिवाइज टैक्स इन्वॉइस से आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। वापस बचा हुआ पॉइंट ओल्ड लेक्चर में कवर करवा दिया जाएगा। बट उसके पहले मुझे एक पॉइंट यहाँ से आपको और सिखाना है। मुझे आपको सिखाना है डायनामिक QR कोड ऑन B2C इन्वॉइसेस। अब ये क्या चीज़ है सर? ये बहुत सिंपल है। चेंदे चाचो चेंदे, क्या देखो ध्यान से, डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। अभी देखो ये स्पेसिफिकली अब तक हम ई इन्वॉइस में किसकी बात कर रहे थे, हम वहाँ बात कर रहे थे सिर्फ B2B की बात कर रहे थे, ठीक है, बड़े लोगों की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं B2C की, ठीक है, B2C। तो ये B2C है, इनके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट आया। ये रिक्वायरमेंट आया कुछ टाइम पहले और इन्होंने क्या बोला इस रिक्वायरमेंट के अंदर, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला
कि जितने भी, किधर गया, जितने भी B2C इन्वॉइसेस इशू किए जा रहे हैं वाया रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑफ कोर्स B2C कौन इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा, सप्लायर कौन होगा, रजिस्टर्ड होगा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, अगेन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एनी प्रीसीडिंग, कोई भी पिछला फाइनेंशियल ईयर 17-18 जब से GST तब से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस कर देगा तो आपको अब से QR कोड बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। सर क्या QR कोड है, QR कोड नहीं पता आपको? आप कई जगह तो पता लिखा रहता है QR कोड स्कैन करते हो, जो आप शॉप पे जाते हो पता है फ़ोन पे का QR कोड स्कैन करते हो, भारत पे का QR कोड स्कैन करते हो, पेटीएम का QR कोड स्कैन करते हो, पर ये सब जो कोड आप शेयर करते हो ना, ये स्टैटिक कोड्स होते हैं, जहाँ पे आप कोड स्कैन करके आप वहाँ पे अमाउंट डाल के भरते हो, आप पूछते हो कितना दूँ भैया, अमाउंट डाल के उसको आप पेमेंट करते हो, ये होते हैं स्टैटिक कोड्स। एक कॉमन कोड सबके लिए कॉमन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायनामिक QR कोड। डायनामिक QR कोड है यहाँ पे, वो मोस्टली रेसिपिएंट स्पेसिफिक कोड होता है। ये जनरली कहाँ होता है डायनामिक QR कोड? जैसे एग्जांपल पता है आजकल कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी ऐसा, जब आप कुछ सामान खरीदते हैं ना वहाँ पे लिखा होता है पेटीएम एक्सेप्टेड, बट जैसे ही आप पेटीएम पे वो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो QR कोड स्टैटिक नहीं है उनका, डायनामिक उनका कौन सा है, उनका डायनामिक QR कोड है, जहाँ पे उनकी मशीन पे फ़ोटो आता है, कितने का बिल बना उतना फ़ोटो आता है, आप क्लिक करते हो और ऑटोमेटिकली अमाउंट अपने आप फिल होता है कि इतना अमाउंट भरना, उसका वो चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये आपने जो सामान ऑर्डर किया उसके बेसिस पे QR कोड उन्होंने जनरेट किया, विच इज डायनामिक QR कोड। जैसे ही आपने स्कैन किया ऑटोमेटिकली उतना ही अमाउंट वहाँ पे आता है और आप डालते हो पासवर्ड और पैसे कट जाते हैं। तो ये होते हैं डायनामिक QR कोड, यानी कि ये रेसिपिएंट स्पेसिफिक होते हैं, जनरल स्टैटिक नहीं होते। ये था एक ओवरऑल आइडिया। अब पढ़ते हैं प्रोविजन में लिखा क्या है। तो ये समझ गया किस पे एप्लीकेबल है, इन बड़े बड़े लोगों पे एप्लीकेबल है। नाउ a dynamic QR response code made available to buyer by such registered person through digital display with payment cross reference shall be deemed to have QR code. The purpose of this provision is to enable and encourage digital payment where buyer can scan the dynamic QR code and make payment from mobile wallet only. तो बस ये कहानी है, सरकार चाहती है डिजिटल इंडिया बने, डिजिटल बने, सबसे बात है सारी। आज की डेट में बहुत सारे शॉप के पास स्टैटिक QR कोड है एट द पेमेंट काउंटर विच इज स्कैन्ड बाय द बायर, बट द बायर हैज़ टू एंटर द अमाउंट टू बी पेड। भाई उनको मोबाइल ऐप में अमाउंट डालना पड़ता है। उसकी दूसरी तरफ डायनेमिक QR कोड जो है दूसरी तरफ विल हैव द पेमेंट डिटेल एंड दस स्कैन एंड पे इन वन गो इज पॉसिबल। एग्जाम्पल फ्यू शॉप्स लाइक मैकडी एंड एयरपोर्ट पेमेंट स्कैन, जहाँ पे उनकी वो जो मशीन है पॉस मशीन, POS मशीन, उसी में आपको फोटो आता है स्कैन करने के लिए, वो स्पेसिफिक QR कोड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, This has no relevance or applicability to the e-invoicing in respect of the B2B supplies by notified class of taxpayers. कोई e-invoicing में तो अपने आप आपको e-invoicing से पता है QR कोड बन के आ रहा है, तो वो तो अलग है, वो उसका इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज़ है। Dynamic QR code will be generated by the seller himself either on the point of sale machine, मैंने अभी बात किया 5 मिनट पहले, और मशीन पे दिखता है, या फिर इन्वॉइस इशूड, या फिर हो सकता है आपका इन्वॉइस प्रिंट कर रहे वहाँ पर देखो QR कोड पड़ा है, उस पर स्कैन करके पेमेंट कर दो। ये भी डायनामिक कोड होता है, जहाँ पे उस QR कोड में जितना अमाउंट का बिल है उतना ही अमाउंट दिखता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आज से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे भी आ गए देश के अंदर जहाँ पे आपको लाइट बिल वगैरह का भी QR कोड आता है, और वो QR कोड स्टैटिक नहीं होके फिक्स्ड होता है, यानी कि जैसे क्लिक करते हो ना अपने आप वो बिल सामने दिख जाता है, उसी अमाउंट पेमेंट होता है अपने आप ऑटोमेटिकली। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक QR कोड। कुछ किस लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, तो डायनेमिक QR कोड जेन्यून है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग पे, FI पे, NBFC पे एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल से कहें इनके बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, कहाँ ये सब करते बढ़ेंगे तो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन द गुड्स कैरेज। यही सेम ई-इनवॉइसिंग में माफ़ किया था, यहाँ भी माफ़ किया। क्यों? अरे ये तुम कैन यू एक्सपेक्ट, ये जो लॉरी वोरी चलाते हैं रोड पे, ये दे विल कैरी डायनेमिक QR कोड फॉर ईच एंड एवरीवन सेपरेटली, नॉट पॉसिबल। बोला एक से नहीं होगा ये सब, तो इनको मना कर दिया। और किसको, वही जो वहाँ पे था ई-इनवॉइसिंग में, जो सप्लायर है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का, उसको भी माफ़ कर दिया। अगेन टिकट साइज छोटा है, कैसे परेशान करेंगे बार बार, माफ़ कर दिया। या फिर पर्सन सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन, ये सेम पॉइंट था इनवॉइसिंग में, इनको भी माफ़ कर दिया। टिकट साइज छोटा है, कितना तंग करेंगे। या फिर कोई सप्लायर है OIDAR का, उसको भी माफ़ कर दिया। ठीक है, नाउ
दो डायनेमिक, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब मेरे को अच्छा लगा ये इंपॉर्टेंट, तो अब तुम सोच लेना, बट मुझे अच्छा लगा। देखो क्या है, दो डायनेमिक QR कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, देखो एक्सपोर्ट में ई इनवॉइसिंग तो था, ये भूलना नहीं, ई इनवॉइसिंग तो वहाँ पे एप्लीकेबल था। QR कोड के, डायनेमिक QR कोड के लिए वहाँ मना कर रहे हैं। सर क्यों मना कर रहे हैं? एज रिगार्ड्स द सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट, दो सच सप्लाईज आर मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं हम? दूसरे देश में। तो दूसरे देश का बंदा है क्या रजिस्टर्ड है GST में? नहीं, तो वो कौन? तो UID हो गया। However, since e-invoices are required to be issued in respect of supplies for export, treating them as B2B supplies, dynamic QR code requirement will not be applicable to them. Dynamic QR code किस पे एप्लीकेबल था? ऊपर पढ़ा क्या था? B2C था। तो आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो भी तो B2C है, बिकॉज सामने वाला बंदा बिजनेस होगा, वो रजिस्टर्ड तो नहीं है GST में। हम GST में B2B किसको बोलते हैं? हम B2B उनको बोलते हैं जो GST में रजिस्टर्ड हो। एक बिजनेस रजिस्टर्ड हो, दूसरे बिजनेस रजिस्टर्ड को दे रहा हो, तो हम B2B बोलते हैं। तो इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में भी लगता तो ऐसे ही रहा है कि B2C जैसे, बिकॉज हम इंडिया के रजिस्टर्ड हैं और जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, वो B2C हो गया। लेकिन इसको ई इनवॉइसिंग में ऑलरेडी कवर कर दिया है B2B मान के। पता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो B2B वाले के अंदर, नहीं याद आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, अब भी दिखाता हूँ ना, टेंशन लेते हो। ये देखो, आपने पढ़ा था ना अभी कि एक्सपोर्ट बाय नोटिफाइड पर्सन, जब नोटिफाइड पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो देखो ये भी B2C तो हो रहा है, B2B थोड़ी हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे कवर कर लिया, नहीं तो को बनाना पड़ेगा इनवॉइस। इसको यहाँ कवर कर लिया B2B के हिसाब से, इसलिए B2C से हटा दिया, यानी कि इस पर डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट रखी नहीं है। आई होप समझ में आई बात मेरी। नहीं आई तो टेलीग्राम जिंदाबाद, पूछते जाओ आंसर लेते जाओ। अब QR कोड में होना क्या चाहिए? ये बाय डिफ़ॉल्ट QR कोड आपका सिस्टम से बन के आता है, उसमें ये सब होता है, सप्लायर का GST नंबर, सप्लायर का UPI ID जो भी रहेगा वो रहेगा, क्योंकि पेमेंट किस पर होगा? आप स्कैन करके UPI ID रहेगा ना उसके ऊपर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब बेसिक चीज़ें जो रहती है वही रहेगी। एक बार रीड कर लेना, कुछ में समझ बात नहीं है। फर्दर, डायनेमिक QR कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक डिजिटल पेमेंट। अरे सिंपल सी कहानी, ऑब्वियसली यार, अगर वो QR कोड से पेमेंट नहीं होगा तो QR कोड का मतलब क्या है? नाउ, कंप्लायंस विद डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट्स इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट मान लेती है कि डायनेमिक QR कोड का रिक्वायरमेंट तुमने फुलफिल कर दिया है। ये ना बहुत चिंदी केसेस है, ज़्यादा दिमाग ना करना इसके ऊपर, एक बार पढ़ लो बहुत है। केस 1, अच्छा ये ऊपर और भी है। इफ द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस हैविंग डायनेमिक QR कोड फॉर पेमेंट, द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट हैज बीन एग्जामिन्ड फॉलोइंग केस। अब केस पढ़ते हैं। केस क्या है? अगर सप्लायर प्रोवाइड्स या डिस्प्लेस डायनेमिक QR कोड बट द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनेमिक QR कोड एंड सप्लायर प्रोवाइड्स द क्रॉस रेफरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्पल क्या पड़ेगा अगर आया तो, क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट द यूज ऑफ डायनेमिक QR कोड ऑन द इनवॉइस। अब ये क्या चीज़ है? सप्लायर ने तो QR कोड दिखाया, डायनेमिक QR कोड दिखाया, रेसिपिएंट के पास फ़ोन ही नहीं है, उसके पास फीचर फ़ोन है, उसमें UPI पेमेंट नहीं होता है, उसमें QR कोड स्कैन नहीं होता है, या उसके पास इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएवर द केस में भी सप्लायर ने डायनेमिक QR कोड दिखाया, मगर वो जो रेसिपिएंट है उसको कैश भरना है या उसको QR कोड स्कैन करके नहीं भरना है, उसको ऐसे NEFT करना है। NEFT के लिए कौन सा QR कोड चाहिए? नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने जानबूझ के QR कोड यूज़ नहीं किया, तो क्या हम सप्लायर को बोल सकते हैं कि उसने QR कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया, या उसने गलत किया, या उसने फालतूगिरी किया? तो डिपार्टमेंट कहता है नहीं। ऐसे केस में जब आपने सब कुछ दिया, रेसिपिएंट को फिर भी अपने हिसाब से भरना है, तो वो उसकी सहूलियत है। ऐसे केस में हम मान लेंगे कि आपने QR कोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है, बशर्ते अगर आपको किसी और मीडियम से कैश पैसा मिल रहा है तो उसको क्रॉस रेफरेंस मतलब बिल पे लिखना है कि ये वाला पैसा इस NEFT से आया है या इसका पैसा कैश से आया, ऐसे बिल पे क्रॉस रेफरेंस कर देना, फिर चलेगा। हम मान लेंगे कि आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, पढ़ लियो। नेक्स्ट, केस 2, ये सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लाइक UPI, कलेक्ट, UPI, इंटरनेट, ये सब ऑप्शन दे रहा है सप्लायर उनको, रिसिपिएंट को, और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन where though dynamic QR code is not displayed but the details of the merchant as well as transaction are displayed captured otherwise। Again हो सकता है वो डायनेमिक QR कोड नहीं डिस्प्ले कर पा रहा, लेकिन वो UPI कलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। पता है जैसे
बहुत सारे एप्लीकेशंस आती है। फॉर एग्जांपल यू सी, यार क्या नाम था उस एप्लीकेशन का, रेजर पे। जब आप रेजर पे का गेटवे, पेमेंट गेटवे लेते हो, कई बार जब आप बहुत सारे प्रोफेसर्स का भी पेमेंट वगैरह करते हो, जैसे आप हमारे ऐप पे भी जब आप पेमेंट करोगे, जो TYQ के क्वेश्चंस हैं जो रिलीज़ हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर, जब आप उनको परचेज करने के लिए जब आप पेमेंट करोगे तो वो रेजर पे के थ्रू पेमेंट जाएगा, और रेजर पे के थ्रू पेमेंट जाता है तो ऑटोमेटिक क्या वहाँ पे अमाउंट खुद डालते हो, अमाउंट वहाँ पे अपने आप डल जाता है। तो कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी आपको रेजर पे का लिंक भेज देते हैं, उन लिंक में ऑटोमेटिक अमाउंट अपने आप आ जाता है। तो अगर वो वाला पेमेंट लिंक भेजा, आपने उसे पेमेंट किया है, तो हम मान लेंगे कि आप डायनामिक QR कोड को कंप्लायंस फुलफिल कर दिया है, बशर्ते आपने उस इनवॉइस को उस UPI या किसी भी पेमेंट के माध्यम से जो आया वहाँ पर लिंक क्रॉस रेफरेंस कर दिया हो। हर वर्ड हर जगह वर्ड आएगा क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस। केस 3, इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइस वेयर द पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। अरे इनवॉइस बनने के पहले पेमेंट आ गया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे आपने फुलफिल किया रिक्वायरमेंट अगर आपने उसको क्रॉस रेफरेंसिंग कर दिया हो। फोर्थ केस वेयर द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज कंप्लाइड विद द डायनामिक QR कोड रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या चीज़ है, कई बार हम जब फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान बेच रहे हैं, ECO के थ्रू सामान बेच रहे हैं, तो हम सप्लायर हैं, हम अलग हैं, जो सामान बेच रहा है हमारे लिए फ्लिपकार्ट है वो अलग है, कंज्यूमर अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन केस ये आया है कि सर अगर फ्लिपकार्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करा डायनामिक QR कोड का, तो फिर भी क्या वो सप्लायर को अलग से फुलफिल करना पड़ेगा? तो डिपार्टमेंट बोलता है तुम अलग अलग चेक करो ना। कैसे चेक करोगे? अगर ECO फुलफिल कर रहा है तो तुमको चेक करना इंडिविजुअली कि ECO का टर्नओवर क्या था। अगर ECO फुलफिल कर रहा है तो ECO को करना पड़ेगा सब काम। अगर ECO पे लागू होता है ये डायनामिक QR कोड तो उसको करना पड़ेगा उसके हिसाब से वो काम। सप्लायर जो उस पर माल बेच रहा है, क्या उसका टर्नओवर 500 करोड़ हुआ है तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों केस में क्या बोल दिया, अगर कोई और ECO वगैरह भी कर रहा है और आप जब पेमेंट ले रहे हो, अगर आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर पा रहे हो, इनवॉइस कनेक्ट कर पा रहे हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मान लेंगे आपने फुलफिल कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं था। ऊपर की जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी अच्छी थी, इसको आपको पढ़ लेना है। दैट्स इट। ये हमने जो मेजर नवा पार्ट था जो इसमें आ रहा था वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद में जो यहाँ से आपका पार्ट अब बाकी रहेगा, जो आपको अगेन मेरे पहले वाले लेक्चर में दिख जाएगा। तो हम किधर के, यहाँ अब यहाँ से जो है अगेन आपको नए वाले पार्ट में दिख जाएगा, तो ओल्ड वाले पार्ट में दिख जाएगा, आई एम सॉरी। तो आप वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जैसे ही अब ये पूरा का पूरा पार्ट आप ख़त्म करेंगे तो मैं क्या करूँगा आपकी तसल्ली के लिए, और शायद एक पॉइंट नया मिल भी जाए, क्या पता। तो आपकी तसल्ली के लिए और मेरी तसल्ली के लिए जो May 22 एंड नवंबर 22 का जो अमेंडमेंट शीट है वो भी खोल लूँगा। पूरा पढ़ाऊँगा नहीं, फटाफट बता दूंगा कि देखो ये अपन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ताकि आपको सुकून मिल जाए कि हम सच में हम लोग ने शीट देख लिए एज यूजुअल एज ऑलवेज। ठीक है, फटाफट आप लोग ज़रा पढ़ के बचे हुए पॉइंट आइए, आपको दोबारा मिलता हूँ कुछ मिनटों के अंदर। ठीक है, चलिए पढ़िए। अच्छा, ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का क्या है सीन देखो ध्यान से। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज इज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड? ये आपका है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने सीखा था कि अपने वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या कंपलसरी हो गया या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया एक डेट से, और हमारे पास टाइम है कि 30 दिन में नंबर के लिए अप्लाई कर दें। जब हम 30 दिन में अप्लाई कर देते हैं तो इफेक्टिव डेट क्या होता है, जिस दिन एलिजिबल हो गए थे उसी दिन से। लेकिन सर्टिफिकेट तो हो सकता है कि 15 दिन बाद आया, 20 दिन बाद आया। तो इस पीरियड के अंदर क्या इस पीरियड में आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते थे? आंसर इज़ नो, क्योंकि आप एलिजिबल तो हो गए थे लेकिन आपको नंबर तो मिला ही नहीं था। एलिजिबल तो इसी दिन से थे बट नंबर तो नहीं मिला था, तो टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते। तो इस पीरियड के अंदर जब मैंने सप्लाई किया होगा तो कौन सा बिल इशू किया होगा? नॉर्मल बिल इशू किया होगा जो टैक्स इनवॉइस नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही मेरे को नंबर मिलेगा जो इस डेट से मिल गया, तो इस पीरियड के जितने बिल थे उन सब के लिए मैं क्या इशू करूँगा? रिवाइज्ड बिल, जो कि क्या होगा? टैक्स इनवॉइस होगा। ठीक है इतना। अच्छा, ये क्या है?
कंसोलिडेटेड टैक्स रिवाइज टैक्स इनवॉइस मे बी इशूड, देखो मे लिखा है, मे बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था तो भले वैसे भी उसको कौन सा आईटीसी मिलने वाला है, तो मैं चाहूँ तो उस केस में मैं जितना भी सप्लाई किया उस 15-20 दिन के दौरान मैं सभी का एक इन्वॉइस, सिंगल इन्वॉइस इशू कर सकता हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipient if the value of supply exceeds 2.5 lakh during this period। ये याद रहे जो हमने कहा कि हम एक बिल इशू कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड को, ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो इंट्रा स्टेट हो। अगर वो इंटर स्टेट हो जाता है, दूसरे स्टेट में भी हमने सप्लाई कर दिया उस 15 दिन के दौरान, और अगर वो कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा की है तो भैया कंबाइंड इन्वॉइस मत इशू कर, भले ही उसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो सिंगल इन्वॉइस दे, क्योंकि तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी है तो। ये तो हुआ एक कहानी, ये कहानी यहाँ तक खत्म। ये नेक्स्ट कहानी अलग है, देखो नाम वैसा है बड़ी दूसरी कहानी है, इसको मिक्स मत करना। नोन एज CTI कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस। अब ये क्या है, देखो कुछ केसेस में ना टैक्स इन्वॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं होता है रोज़ हर चीज़ के लिए। अरे एग्जाम्पल बताऊंगा तुमको, सुनो एग्जाम्पल। कब तुम पान खाने गए हो पान पट्टी वाले के पास, गए हो क्या? अरे मैं वो जर्दे वर्दे वाले की पान की बात नहीं कर रहा, मीठा पान भी तो होता है, गंदी सोच वालों। नहीं, अगर नहीं गए तो तुम्हारा जीवन खराब है, ठीक है। देखो भिन्न भिन्न प्रकार के हमने पान सुने हैं, मीठे पान जो आते हैं, चॉकलेट पान आते हैं, गोला पान आता है, बहुत सारे पान आते हैं, जाने दो। तो वो जो पान होते हैं, कोई पान 50 का आता है, कोई पान 60 का आता है, कोई पान 70, कोई पान 20 रुपये का भी आता है। डू यू थिंक वो पान पट्टे वाला इतना फोकट बैठा है तुम्हारे लिए? हर पान का बिल, रुको बिल। अच्छा अब तुम ऐसा सोच सकते हैं कि सर वो पान वाला तो GST नंबर लेके भी नहीं रखा होगा, हु नोस। देयर आर बड़े बड़े पान वाले जो GST नंबर लेके रख रहे हैं। लाइक जैसे मैंने बहुत पहले एग्जांपल दिया था तुमको मुच्छड़ पान वाले का, वो तो पान एक्सपोर्ट तक करता है, मुंबई में ही है मुच्छड़ पान वाला। वहाँ तो पान खाने वाले BMW में आते हैं कितनी बार, ही हैव बिग क्लाइंट्स। तो इन दैट केस महंगे पान भी है, सस्ते पान भी हो सकते हैं उसके पास में, या कोई और पान वाला है उसकी इच्छा, वॉलंटरी इच्छा हो गई नंबर लेने की। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो नंबर लेगा या नहीं लेगा वो हमें दिमाग नहीं लगाना है, हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो जस्ट इमेजिन क्या वो पान वाला हर एक पान का बनाएगा इनवॉइस बैठ के? अब वो तो चॉकलेट भी बेच रहा है, टॉफ़ी भी बेच रहा है 1 रुपये का। तुम लोग गए, कोई गया वहाँ पे, भाई 2 टॉफ़ी दे 2 रुपये का, 2 रुपये का टॉफ़ी, रुक जा बिल लेके जा, 2 रुपये प्लस GST। सोचो ना हाउ फनी वुड इट बी। तो डिपार्ट लॉ मेकर्स ने क्या बोला, टैक्स इनवॉइस भैया जो टैक्स इनवॉइस है इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 200 से कम है, और जो रेसिपिएंट जिसको दे रहे हैं, जिसको पान बेच रहा है वो सामने वाला, वो अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट बोलता है मुझे बिल नहीं चाहिए। आई रिपीट, 3 बातें होती हैं, एक तो 200 से कम का वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दूसरा सामने वाला जो पान खरीदना है वो अनरजिस्टर्ड है, तीसरा वो बोलता है भाई मेरे को बिल नहीं चाहिए 10 रुपये का। ये तीनों बातें फुलफिल होंगी तो ही उसको सिंगल बिल इशू करने से बच सकता है। हालांकि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। देखो ये शैल लिखा है, मे भी नहीं है, शैल है, कंपल्सरी। सब समझने का अच्छे से शैल और में। तो इफ ऑल दिस 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंडिविजुअल बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक कंबाइंड बिल पूरे दिन के एंड में, महीने के एंड में नहीं है, दिन के एंड में बनाना पड़ेगा। हो सकता है उसे दिन में 100 पान बेचे, तो 100 × 10 का पान होगा तो 1000 रुपये बिल बना के रख देगा रात में। उससे बिल बनाए किसको देगा? अरे किसी को नहीं देगा, रख देगा अपने बिल की फाइल में, सिंपल। ऐसे थोड़ा थिंक प्रैक्टिकली है। पब्लिक सोचेगा अच्छा 10 लोग का बिल, 10 लोग का पान बेचा, साथ में बिल बनाया, तो क्या नेक्स्ट सबको देगा वो? तो बिल ले लो, बिल का कॉपी ले लो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करेगा वो। दिस इज जस्ट फॉर हिज डॉक्यूमेंटेशन।
और डिपार्टमेंट तो उसी के भरोसे तुम्हारे पास वसूली करने आ ही जाएगा। हाँ भैया बहुत पान बेच रहे हैं बड़ू, चलना जीएसटी दे दे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इज बिल ऑफ सप्लाई। कौन इशू करता है? ये भी रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। कोई भी एक ऐसा बंदा जो एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है, या वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर, याद है अपनी क्या बोलते हैं उसको प्यार से, दिस वाज गरीबों का स्कीम। तो या तो वो गरीबों के स्कीम में रजिस्टर्ड है या वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई देता है। तो क्या वो टैक्स में इशू कर सकता है? आंसर इज नो, वो टैक्स किसी से मांग ही नहीं सकते दोनों के दोनों। तो देखो यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, दे विल इशू समथिंग जो दिखता है बिल्कुल टैक्स इनवॉइस जैसा, लेकिन वहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई। बाकी कंटेंट सारे वही जो ऊपर पढ़े अपन ने कि ये डिटेल सब होनी चाहिए, सिग्नेचर सब कुछ सेम है, बस ऊपर क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई। और जीएसटी का डिटेल इसमें नहीं होगा बिकॉज हम जीएसटी मांग ही नहीं सकते। समझा यहाँ तक? अच्छा उसके बाद देखो ये चीज़, ये सब वो बातें हैं जो एक आम इंसान को अच्छी से पता होती है बाय डिफ़ॉल्ट। रिसीट वाउचर। नाउ व्हाट इज दिस रिसीट वाउचर? कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई हम तेरे को माल गुड्स तभी देंगे जब तू हमें एडवांस देगा। तो रिसिपेंट क्या होगा? कुछ तो एडवांस देगा। अब एडवांस के बंदे पता है तुरंत रिसिपेंट क्या बोलता है? भाई कुछ तो सबूत दे, कुछ तो दे। तो क्या मैं उसको बिल इशू कर सकता हूँ? क्या मैं उसको बिल इशू कर सकता हूँ? हाँ फंस गए यहाँ पे। क्यों नहीं इशू कर सकता? हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा, टीओएस में भी सीखा था कि मैं गुड्स डिलीवरी देने के पहले कभी भी इशू कर सकता हूँ। तो मैं अभी भी बिल इशू कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी इशू करूँ क्या इस केस में? नहीं, बिकॉज अब तक टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि रिसीट वाउचर भी इशू कर सकता हूँ। हो सकता है 1 लाख का सप्लाई था, सिर्फ 1000 ही दे रहा है वो, तो 1000 के लिए क्या बिल इशू करूँ? तो मैंने क्या बोल दिया, ले रिसीट का वाउचर ले ले। तो क्या होगा वो? रिसीट वाउचर। जैसे आप लोग जब क्लासेस में भी आते हैं हमारे, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कुछ पैसे देते हैं, क्या आप लोग एक बार में पूरी फीस भर देते हैं? जवाब है ना। तो आप जो पैसे देते हैं उसके बदले हम आपको पूरा एक बिल देते हैं या रिसीट वाउचर देते हैं? हम आपको रिसीट देते हैं, ठीक है, और वो रिसीट वाउचर कहलाता है। ऊपर लिखा होता है उस पर वाउचर, तो कोई बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। ओके वेर, अब कभी कभी क्या एक देखो दिक्कत है, ये मस्त एकदम दिक्कत, ये दिक्कत का समाधान है नीचे। कभी कभी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। कभी कभी जब हम एडवांस ले रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि जो गुड्स या उसको जो हम चीज़ें देने वाले हैं उसकी रेट ऑफ टैक्स क्या होगी। तो अगर पता ही नहीं है तो क्या करें? तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस अगर रेट नहीं पता तो आप 18% के हिसाब से उस पर जीएसटी लगा दोगे। अगर नेचर नहीं पता तो आप क्या मानोगे? इंटर स्टेट सप्लाई मान के आईजीएसटी उस पर लगा सकते हो। अच्छा नेक्स्ट, दिस इज रिफंड वाउचर। ये ऊपर वाले का ही एक्सटेंशन है। देखो मैं सप्लायर हूँ, मैंने सप्लाई करने का वादा किया, एडवांस मांग लिया, रिसीट वाउचर दे दिया। अब क्या हुआ? अगर मैं सप्लाई कर दूंगा तब तो इनवॉइस दे दूंगा। अब क्या किया मैंने? सप्लाई किया ही नहीं, तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं दूंगा। तो जब टैक्स इनवॉइस नहीं दूंगा तो जो पहले रिसीट वाउचर दिया था उसके बदले अब क्या दूंगा? उसको उसका एडवांस वापस दे दूंगा और बदले में क्या इशू कर दूंगा इस बार? रिफंड वाउचर। समझा? पहले लिया सप्लायर ने तो रिसीट वाउचर दे दिया, अब सप्लाई सर्विस दे देगा या गुड्स दे देगा तो इनवॉइस दे देगा, नहीं देगा तो बोलेगा पैसा वापस दे। तो पैसा वापस दे दूंगा, लेकिन सबूत क्या पैसा वापस दे? तो क्या इशू करूंगा? रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर्स। नाउ
पेमेंट वाउचर, अब ये क्या है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिसीव कर रहे हैं टैक्स सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, याद रखो, याद है पूरा अपने आरसीएम सीखा हुआ है, जो रिसीव कर रहा है अगर उस पे ही जीएसटी भरना एप्लीकेबल है, 9(3) भी हो सकता है, 9(4) भी हो सकता है, एक में नोटिफाइड था और एक में यूआरडी से परचेजेस थे, वो वाले परचेजेस थे। तो अगर 9(3) वाले सेक्शन में फॉल कर रहा है, ये अपन ने आरसीएम में सीखा है, ये भी आरसीएम में सीखा है, ये डिस्कस करने दोबारा बैठे तो लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं सीखा है, नहीं आता है, गो एंड रेफर बैक द लेक्चर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें एक पार्ट में अलग से सिखाया हुआ है मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अगर 9(3) वाला आरसीएम के अंदर फॉल कर रहा है और सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, या इस केस का तो हमेशा ही सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होता है, तो रिसिपिएंट यानी कि जो गुड्स रिसीव कर रहा है या सर्विस रिसीव कर रहा है वही क्या इशू करेगा, पेमेंट वाउचर इशू करेगा, द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। आज देखो सिंपल है ना, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स भरना है, अगर मुझे टैक्स भरना है तो सिंपल है, मैं क्या इशू करूंगा, आई विल इशू पेमेंट वाउचर कि ले भाई पेमेंट वाउचर, मैं तेरे को पेमेंट दे रहा हूं। अच्छा, सेम उसी केस में कभी कभी मैं इनवॉइस भी इशू कर लेता हूँ। कैसे कैसे कैसे, ध्यान से देखो, अगर वो 9(3) वाला आरसीएम है, वो नोटिफाइड आरसीएम है, गवर्नमेंट ने बोला तुमको हमेशा खुद ही आरसीएम भरना पड़ेगा, तो इन दैट केस अगर वो सामने वाला बंदा जो मेरे को सप्लाई कर रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है, तब तो जब वो गुड्स भेजेगा साथ में इनवॉइस तो भेजेगा है ना, भले इनवॉइस में जीएसटी नहीं होगा, इनवॉइस तो भेजेगा ही। अब जब मैं पेमेंट करूंगा आई विल गिव पेमेंट वाउचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी किसी केस में जब सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है और मुझे फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है तू ही आरसीएम में टैक्स भर, तो वहाँ तो मुझे कोई इन्वॉइस ही नहीं आया वहाँ से। अब वहाँ से इन्वॉइस ही नहीं आया तो पता है हमारे चैप्टर आईटीसी जहाँ पे हमने क्या सीखा है, हमारे पास इन्वॉइस होना चाहिए आरसीएम वो आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो अब वहाँ से इन्वॉइस आया ही नहीं तो क्लेम कैसे करूँगा। तो उस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए यहाँ पे डाल के क्या बोल दिया कि अगर यूआरडी से परचेज हुआ है, तुमको आरसीएम में भरना पड़ रहा है, तुम्हारे पास इनवॉइस नहीं है, तुम आईटीसी क्लेम कैसे करोगे, तो तुम क्या करो, तुम खुद इनवॉइस इशू कर दो खुद को। समझा कैसे कनेक्टिविटी बैठ रही है पूरी यहां से वहां पे कि क्यों आया ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा क्रेडिट नोट, where one or more tax invoices have issued for supply of any goods or services or both. Taxable value in invoice is more than taxable value in respect of such supply, या फिर tax charge in invoice is more than tax payable in such respect of such supply, where the goods supplied are returned by the recipient or where the goods received or both supplied are to be found deficient। अरे बहुत सिंपल कहानी बताऊं तुमको, क्या है मालूम है, कैन आई से दिस इज सेल्स रिटर्न। अरे सिंपल फंडा क्या है, मैंने सेल किया, मुझे उससे पैसा मिलने वाला था। अच्छा, जब मुझे उससे पैसा मिलने वाला था, मैं तो अपन अकाउंट्स सब जानते हैं, जब मैं डेटर की एंट्री मारता हूँ तो मैं एंट्री क्या मारता हूँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैं डेबिट करता हूँ मेरे डेटर को। अब किसी भी वजह से मैं अपना सेल रिटर्न हो गया, माल वापस आ गया है, या समझो वापस नहीं आया, उसने बोला ये माल डिफेक्टिव था तो 100 रुपये कम दूंगा, अब वो 100 रुपये कम देगा, तो कहना है जो मैंने डेटर्स डेबिट करके रखा है 1000 रुपये से, मुझे 1000 तो नहीं मिलेगा पूरा, अब तो 900 ही मिलेगा, तो 100 तो हमेशा खड़े रहेगा उसके अंदर। तो इसके लिए वहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन क्या बनता है कि आप 100 का क्या करो ना, क्रेडिट नोट इशू कर दो। तो आपने डेबिट कर रखा है 1000 से, अब 100 से कर दो क्रेडिट, एज गुड एज सारे कॉन्सेप्ट में वो क्या है, सेल्स रिटर्न ही है, माल नहीं आके सेल्स का पैसा कम हो गया, या मुझे कम मिलने वाला है किसी भी और वजह से, या मेरा माल पहुंचा ही नहीं, आधा ही माल पहुंचा, कम ही मिलेगा ना पैसा इन शॉर्ट, तो भाई क्रेडिट नोट इशू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। सिंपल सी कहानी है, उनकी मर्जी है भाई, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब ये था क्रेडिट नोट,
इसी का रिवर्स क्या है आपका डेबिट नोट। इसको मैं प्यारी भाषा में क्या बोलता हूँ मेरे लिए, परचेज रिटर्न। भाई सिंपल सा फंडा है, मैंने माल जब किसी से खरीदा तो मैंने क्या एंट्री मारा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मैंने क्रेडिट किया, मुझे पैसा देना है उसको। अब या तो मैंने कोई माल रिटर्न कर दिया तो क्या मैं उसको पैसा चुकाऊंगा जो लिखा है मैंने वहाँ पे, नहीं, कुछ कम चुकाऊंगा तो मैं डेबिट कर दूंगा उसको। या मैंने बोला माल आधा खराब है तो आधा पैसा कम दूंगा। तो भाई इन शॉर्ट क्रेडिट नोट का रिवर्स क्या है, डेबिट नोट। ठीक है, मेरा परचेज रिटर्न हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ अब आपने पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और पूछ लीजिए। TY के बहुत जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे अमेंडमेंट की, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको दोबारा एक बार सिर्फ दिखा देता हूँ। देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि ई इन्वॉइस, ये May 22 वाला शीट है। ई इन्वॉइस किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट ऑन लोकल अथॉरिटी। ये अमेंडमेंट आया था, ये सब लिस्ट में पहले से नाम लिखे हुए थे। ठीक है, ये वाला नाम नया आया था, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम जब मैं पढ़ाया देखा होगा, तो ये पॉइंट ऑलरेडी कवर था और कोई अमेंडमेंट नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 23/21। अब चलते हैं नवंबर 22 के शीट में। नवंबर 22 में जब आप आते हैं, जो मैंने बताया था कि लिमिट 50 से 20 करोड़ हो गई है, वो यहाँ पे लिखी है। ऑलरेडी अमेंडमेंट कवर हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोकल पे एप्लीकेबल नहीं है। अगेन ये रिपीटेशन है, May 22 वाले शीट में पढ़ चुके हैं हम, अपने मेन नोट्स पे पढ़ चुके हैं। देखो सेम नोटिफिकेशन नंबर 23/21 ही हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट देखो ज़रा ध्यान से, क्लैरिफिकेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब देखो ये क्या चीज़ है, ध्यान से, ये क्या है, ये एक सर्क्यूलर है। मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो चेंज नहीं हुआ, कुछ अमेंड नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सर्क्यूलर है, सिर्फ कुछ बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। तो ये वाला पॉइंट नया है, ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। डायनेमिक QR कोड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इश्यूड टू अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड UIN। ऐसे कन्फ्यूजन था इंडस्ट्री में कि जो UIN होल्डर्स हैं, क्या उनके केस में भी हमको उनको डायनेमिक QR कोड प्रोवाइड करवाना है? तो आंसर इज यस, प्रोवाइड करना है। Any person who has obtained a unique identity number यानी कि UIN is not registered person by default। UIN कौन है? बाहर का बंदा है, और ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है इन द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कि इस UIN को हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते। इसलिए जब कुछ परचेज भी करते हैं इंडिया से, हम इसको इसका GST वापस रिटर्न कर देते हैं, ताकि बिकॉज हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये हमने ऑलरेडी सीखा था इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनको रजिस्टर्ड पर्सन हम मानते ही नहीं है, लेकिन नहीं भी मानते तो भी अभी B2C तो बन गया, इसलिए QR कोड बनाना ज़रूरी हो जाएगा एज पर डेफिनेशन। ठीक है, देयरफॉर एनी इनवॉइस इश्यूड टू सच पर्सन हैविंग UIN शैल बी कंसिडर्ड एज इनवॉइस इश्यूड टू फॉर B2C। क्योंकि हम रजिस्टर्ड इसको मानते ही नहीं है, तो B2C मान के इस पर QR कोड कंप्लायंस करना अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केसेज वेयर इनवॉइस इज इश्यूड टू रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अरे रेसिपिएंट आपका इंडिया के बाहर का है, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। याद है, ये आपने सीखा था इन द चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर GST। जब आप रेसिपिएंट बाहर का है, सप्लायर इंडिया का है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन जिस चीज़ के सर्विस दे रहे हो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो ऐसे केस में IGST एक्ट लागू होता था। और जो हम पेमेंट रिसीव करते थे फॉरेक्स के अंदर। बिकॉज एग्जाम्पल, मैंने कोई आर्किटेक्ट सर्विसेज दी है इंडिया में बैठ के, बट कहाँ के लिए दी है? बाहर वाले फिरंगी को दी है, मगर फिरंगी इंडिया में कुछ काम कर रहा है उसके लिए दी है, तो मुझे पैसे तो डॉलर्स में आएगा, डॉलर्स में। वेयर परमिटेड बाई द RBI, रुपीज़ RBI ने कहा होगा तो मना मामले फॉरेक्स में आता है। सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बाई IGST एक्ट। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भाई साहब, ये खाली खेल है खाली। अरे अगर तुमको प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर करना है तो बाहर का बिल्डिंग बनाने में हेल्प करो ना। तुम इंडिया का बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर रहे हो, फिर इनको सर्विस दे रहे हो, तो मतलब नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। मतलब सच इनवॉइस में बी इशूड विदाउट हैविंग अ डायनेमिक QR कोड एज सच पेमेंट डायनेमिक QR कोड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू सप्लाई। अभी बंदा तो बाहर का है, क्या इसके पास अपने देश का आधार कार्ड है? क्या UPI यूज़ कर सकेगा बंदा अपने इंडिया में? नहीं कर सकेगा। तो बोले इसको क्यों QR कोड देना है? लॉजिकल प्रॉब्लम समझो। फर्स्ट पेमेंट करना है इंडिया में, कौन सा QR कोड बना अब तक जिसमें यू कैन पे वाया डॉलर्स? नहीं ना, तो इनको बोला माफ़ किया, जाओ मत बनाओ QR कोड चाल से। ठीक है,
दैट्स इट, ये चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर में मज़ा आया होगा। दिक्कतों के लिए जो क्या करना है मैंने पहले बता दिया है। मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़े वीडियोस आगे पीछे डिले विले हो रहे हैं, मगर आई फुली अश्योर्ड यू कि रिजनेबल टाइम के अंदर अंदर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।